अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कराची का दौरा किया। वहां उन्होंने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर जायजा इजलास की सदारत भी की और वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क दुरुस्त समत की जानिब रवा दवा है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके थोड़ी देर बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं, हमारी तैयारी पूरी है। नाज़रीन, क्या कोई नई टेंशन क्रिएट होने जा रही है? वफाक और सिंध के दरमियान तो पहले से लड़ाई चल रही थी, अब आगे क्या होने जा रहा है? ये नई जो इंतखाबात, आम इंतखाबात का जो एक दावा कर रही है पीपल्स पार्टी और हुकूमत गिराने के लिए ऑपोजिशन को भी दावत दी जा रही है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ हम नाज़रीन प्रोग्राम में बात करेंगे 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर इस वक्त मौजूद है। डॉलर की कीमत में अचानक इजाफे की वजह क्या है? हुकूमत के माशी इस्तेहकाम के दावे कितने दुरुस्त हैं? इस पर ही प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सदीक जान सहाफ़ीकार है और हमेशा की तरह अदील उड़ाइट सहाफ़ी और तजियाकार। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। अचानक से आम इंतखाबात की बातें चलने लगी। अदील, ये क्या होने जा रहा है आगे? देखें, इससे पहले हमारी पीपल्स पार्टी ये जो सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर से ये जो मामला शुरू हुआ था, तहरीक शुरू हुई थी, तो सबसे मुख्तात जो थी वो पीपल्स पार्टी थी। इनके इख्तलाफात किस बात पे हुए थे कि ये एग्रेसिव स्ट्रेटजी नहीं चाहती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी कि सिस्टम चलता रहे। उसकी वजह है कि सिस्टम के वो बेनिफिशरी हैं, सिस्टम का हिस्सा हैं और सिस्टम में यानी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो चला रहे हैं। तो ये लड़ाई इसी वजह से हुई। ये जो पीडीएम है ये इसी वजह से डिसफंक्शनल हुई। लेकिन अब क्या हुआ है? प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले तो क्या होता था, यहां से बैठ के स्टेटमेंट्स भी दी जाती थी। असद उमर साहब जो हैं वो जाकर मामलात में दिलचस्पी लेते थे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है उसके हवाले से यहाँ इजलास होता था। प्राइम मिनिस्टर जाकर वहां मामलात का जायजा लेते हैं। अब परेशानी क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि कप्तान उनके होम ग्राउंड पे जाकर जो है ना अब छक्के लगा रहे हैं। अब कराची, जिसे सभी इग्नोर करते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की जमात जो है वो बन के रह गई थी और कराची को तो इसलिए इग्नोर किया जाता था कि कराची से उनको सीटें नहीं मिलती थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में वहां से नशिस्तें तो ले ली कराची से। अब मसला क्या है? 18वीं तरमीम आड़े आ गई उसमें, और यही वो एक प्लान था जो 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए एक ऐसा प्लान बनाया गया था कि जी देखें, ये सूबों को इख्तियारात दे दें, हम तो सिंध में ही रहेंगे, ये सारे चीजें, सारे फंड ये हमारे पास ही आने हैं, आपने पंजाब में रहना है। तो दो जमातों ने बुनियादी तौर पर 18वीं तरमीम को अपने मफादात के लिए बनवा कर, और जिसकी वजह से भुगतना अवाम को पड़ रहा था। अब कप्तान ने की अपनी स्ट्रेटजी चेंज। ठीक है जी, कानून तब्दील नहीं करना, ठीक है जी, आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। तो उसके बाद यह हुआ कि वफाक खुद अपने MNAs के जरिए वहां पर जब तरक्याती काम कराने जा रहा है, वहां पर वो जो ट्रांसपोर्ट के पहली मर्तबा इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो उनके लिए बन गई है परेशानी कि ये तो हमारे घर में आकर इनके पास उस तरह, अच्छा ये सिर्फ ही कराची तक महदूद नहीं होगा, ये मामला अंदरूने सिंध तक जाएगा जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है। उस वजह से बिलावल ने आज फिर ये एक पैगाम दिया है कि आए जी, मिल बैठते हैं, इनको टफ टाइम देते हैं, ये तो हमें ले दे जाएंगे, ये तो हमारे लिए मसाइल पैदा करने जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की भी जो मारिया पहले जो 2 साल थे ना, उसमें स्ट्रेटेजी ये थी कि हुकूमत ना गिराएं, इमरान खान से हुकूमत चलनी नहीं है, ये हुकूमत गिर जाएगी, खुद ही अपने वजन से गिरेगी। यही उस्मान बुज़दार के हवाले से कहा जाता था। उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, लेकिन जब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की तो पीपल्स पार्टी ताउन के लिए तैयार नहीं थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज ये बात कह रही है कबल अज़ वक्त इंतखाबात, और ये माहौल बनाया जा रहा है, ये सिर्फ उनको टफ टाइम देने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है वो इतनी सुस्त रवि का क्यों शिकार है? उसके ऊपर इतना तेजी से काम क्यों नहीं हो रहा? बहुत टाइम से सुन रहे हैं, अभी तक से वो डेवलपमेंट हमें नहीं देखी। देखें, आइन और कानून में तो ये सारे जो इख्तियारात हैं वो क्या कह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत? फंड्स हमें दें, हम चलाएंगे, हम लगाएंगे, रुकावटें, इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन आइन और कानून के मुताबिक वो तो सुबह ही हुकूमतों ने करनी थी ना। अब मसला ये है, ये कह रहे हैं जी पहले जो आपको अरबों रुपए दिए हैं उनका तो हिसाब दें, कहां लगाए हैं। अच्छा, ये नहीं है कि बहुत बुरी सूरत हाल है। अब सुना है कि वहां अच्छे हॉस्पिटल्स भी सिंध में जो हैं वो बने हैं, वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सी जगहों पे अंदरून सिंध बेहतर भी हुआ है, लेकिन कराची को इग्नोर किया गया है। और मेरा ख्याल है कराची को इग्नोर करने की जो सजा है
अब वो सियासी जमातें जो पुरानी सियासी जमातें यहां खेल रही थी, अब वो भुगत रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौका हाथ से जाया नहीं जाने देगी। और ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लान है, ये मेरा ख्याल है इसे रोक नहीं सकता। ये सुस्त रवि का शिकार हो सकता है, लेकिन ये अब आगे जाहिर इंतखाबात से कबल इस पे काफी हद तक इंप्लीमेंटेशन तो होनी है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जरा क्या है ये जरा सुनिए, उसके बाद मैं सदीक की तरफ जाऊंगी। सदीक, क्या आम इंतखाबात जल्दी होने वाले हैं, वक्त से पहले होने वाले हैं? पहले तो मुझे बताएं कि आप बिलावल साहब के इस बयान को इतना सीरियस क्यों ले रही हैं? मैं इसलिए सीरियस ले रही हूँ क्योंकि वो बार बार एक चीज रिपीट कर रहे हैं और वो बार बार ऑपोजिशन को भी दावत दे रहे हैं कि आए मिलकर हुकूमत गिराते हैं। आप फिर ऐसे करें कि अपनी टीम से कहें कि कल ना बिलावल साहब के वो भी बयान चला दें कि एक ठोकर से हुकूमत गिरा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। ज़रा उनके बड़े बड़े दावे जो हैं वो भी सारे आप अगर चला दें कल परसों, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़ाहिर है अपोजिशन ने ये कहना होता है, अपोजिशन ने बयान देने होते हैं। तो बिलावल साहब को मेरा नहीं ख्याल इतना सीरियस लेने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त मसला क्या है, मैं क्योंकि अदील बड़ाई साहब कराची पे बहुत बात कर चुके हैं, एक आध बात करके मैं इस मौजू को ज़रा आगे बढ़ाता हूँ कि अपोजिशन इस वक्त करने क्या जा रही है। देखिए, कराची के हवाले से अदील बड़ाई साहब और मारी साहब मामला यह है कि कराची वालों ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक ऐसी हुकूमत को, एक ऐसी पार्टी को मैंडेट दिया जो वफाक में भी इक़्तिदार में है और कराची का मैंडेट भी उनके पास है। मुत्तहिदा कायद और इस मुत्तहिदा कायद के जब तक वहाँ पे कंट्रोल था तब तक तो पीपल्स पार्टी ने सोचा भी नहीं था ना कि कभी कराची इनके हाथ से निकल सकता है और हमारे हाथ में आ सकता है। वो कि इमरान खान ने ललकारा मुत्तहिदा कायद को, MQM वो जो पुरानी MQM थी उसको ललकारा और उससे उन्होंने अपनी जगह भी बनाई। लेकिन जब MQM का वहाँ से खात्मा हुआ उसके बाद लेकिन फिर PTI के पास आ गया। लेकिन पीपल्स पार्टी को थोड़ी सी होप ये ज़रूर नज़र आई है कि यार कराची में से हमें कुछ सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अभी भी कराची के ऊपर पीपल्स पार्टी का वो फोकस नहीं है जो अंदरूनी सिंध के ऊपर है। और बदकिस्मती देखिए पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की कि वहाँ पे उसकी ओनरशिप ही कोई नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको ऑन ही नहीं करती। अब PTI का बिलावल ने स्टेटमेंट दिया कि अब हमें कराची को ऑन भी करना पड़ेगा। देखिए, मसला यह है कि वो बयानात तो देखिए वो करके दिखाएं ना। सदीक साहब ये बताएं, PDM जो है वो इकट्ठी होने जा रही है, PDM को इकट्ठा करने के हवाले से अब बिलावल साहब के दिल में भी कोई नरमी पैदा हो रही है। वो जो बिलावल साहब लिफ्ट ही नहीं कराते थे PDM को, अब ये जाहिर है उनके लिए टेंशन बनी। जैसा कि मैं पहले भी बात कर रहा था, सदीक जान साहब PDM का क्या फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि मौलाना से भी राब्ता होता है नवाज शरीफ साहब का और वो यकीन दहानी कराते हैं इसको एक्टिव करना है। शहबाज शरीफ साहब को भी उसमें इजलास में शिरकत का कहा गया है। सदीक जान साहब ये बताएं कि PDM में पहले जैसी ये मतलब ये जो रिश्ता था, ये ऐसा लग रहा है रिश्ता टूट गया, ये कोई बहाल होता नजर आ रहा है? देखें, जिस तरह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, मैं तो ये समझता हूँ कि सियासी तौर पे सियासी हलाला भी मुमकिन नहीं है इस रिश्ते का और इस तल्लुक का। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 6-7 वजूहात क्या हैं जिस वजह से कल ये PDM का इजलास होने जा रहा है। मसला ये है कि एक तो पीपल्स पार्टी के दिल में नरमी इसलिए भी किसी हद तक पैदा हुई है कि अब इमरान खान जो इन अपोजिशन जमातों के खिलाफ सियासी आग उन्होंने लगाई थी, वो सियासी आग पीपल्स पार्टी के घर तक पहुँच रही है, वो अंदरूनी सिंध तक पहुँच रही है। अब मसला क्या है, बलोचिस्तान से लेके आप GB तक देखें, हर जगह पे तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत है, सिवाय अंदरूनी सिंध के। यानी कराची भी PTI के पास है ना, सिर्फ अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी के पास है। अब इमरान खान कह रहा है कि अब मेरा फोकस सिंध होगा। और आपके प्रोग्राम में मैंने सुना था आपको वो प्रोग्राम जिसमें आपने बताया था कि 5 वफाकी इदारों को एक्टिव करने जा रहा है वफाक, FIA को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, कस्टम को स्मगलिंग के खिलाफ, इसके अलावा रेंजर्स को वहां पे गैंग्स के खिलाफ, डाकुओं के खिलाफ, ANF को मंशात फरोशों के खिलाफ, और इसी तरह से एक और भी आपने इदारा बताया था जिसको वहां पर एक्टिव किया जा रहा है। एक तरफ तो उन इदारों को एक्टिव किया जा रहा है, दूसरी तरफ कराची में जाके इमरान खान क्या पैगाम दे रहे हैं कराची वालों को? इमरान खान ये पैगाम दे रहे हैं कि देखें कराची वालों, हमने आपसे वादे जरूर किए थे, दावे हमने जरूर किए थे, लेकिन राजनीति तरमीम के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यहां तक कि मैं उस दिन कमरा अदालत में मौजूद था जब रजा रब्बानी साहब ने दलाइल दिए थे साकिर निसार साहब की अदालत में कि जब साकिर निसार साहब ने उनसे सवाल पूछा था कि रियासत को कहा जाता है कि रियासत मां की तरह है, एक मां की औलाद है सूबे, एक सूबे में अगर एक कोई भी ABCD किसी की भी हुकूमत हो और वो हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, वहां के शहरियों के लिए डिलीवर नहीं कर रही, वहां के शहरियों को सेहत की सहूलियत नहीं है, तो क्या वफाक जो है जो मां की हैसियत रखता है, क्या वो वहां पे अस्पताल नहीं बना सकता? तो रजा रब्बानी साहब ने कहा था कि वफाक ना सिर्फ ये कि अस्पताल बना नहीं सकता, वफाक अस्पताल चला भी नहीं सकता, डिलीवर नहीं हो रहा। आपने पैसा देना आप दें, सूबे को दें, लेकिन वफाक नहीं कुछ कर सकता। अब मैं आता हूं एक एक लाइन में आपको बता देता हूं परेशानी और टेंशन क्या है। परेशानी ये PDM के मामला ये है कि इमरान खान इस वक्त फातिहाना अंदाज में है। इमरान खान कह रहा है कि हर जगह पे मैंने इक़्तिदार ले लिया है, सिर्फ रह गया अंदरूनी सिंध रह गया, सिंध में आ रहा हूं। दूसरे नंबर पे क्या मसला है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला मामला है, ओवरसीज की को वोट की सहूलत का हक देने और सहूलत देने वाला मामला है।
अपोजिशन को समझ आ गई कि अगर ये दो चीजें हो गई फिर अपोजिशन को 7 साल के लिए शुमाली इलाका जहाज या कहीं और चले जाना चाहिए घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, फिर अगले 7 साल इसलिए कि 2 साल अगले और 2023 में भी इमरान खान ने अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज को वोट की सहूलत मिल जाती है। तीसरा जो इनका मसला है वो यह है कि चेयरमैन नैब उसकी तब्दीली होनी है, उसमें आपको पता है वफाक ये सोच रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की जाएगी। 30 एहतसाब अदालतें उस पर वफाक ये करने जा रहा है कि कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से फिर FIA को प्राइम मिनिस्टर ने एक्टिव कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में, नैब केसेस में तेजी आने जा रही है। ये सारी वो परेशानी बात की जा रही है इस वक्त इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ हल्कों में बात हो रही, साफ्ती हल्कों में बात हो रही होती है। कुछ लोगों की राय ये है, ख्याल ये है, इमरान खान साहब जो हैं ये शायद जी असम्बलियां तोड़ सकते हैं, इस वक्त माहौल बड़ा फेवरेबल बना हुआ है, इस वक्त जिस तरह वो आज़ाद कश्मीर में उनको फतह मिली है, यहाँ ज़िमनी इलेक्शन में। वैसे मेरे ख्याल में तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उसकी रीज़न ये है अवाम को जब कुछ डिलीवर करके दिखाने का वक्त आया तो वो इससे बड़ा कोई ब्लंडर हो नहीं सकता सियासी तौर पे। बहरहाल आपकी राय से मुख्तलिफ हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान इस वक्त इस पोजीशन में वाकई हैं, जिस तरह बिलावल ने कहा जी कि आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं और हम तैयार हैं, तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब या उनकी जमात भी तैयार नजर आती है? ऐड भी करना चाहूंगी कि बिलावल साहब ये क्यों कह रहे हैं, क्या जो कश्मीर में उनको 11 सीट्स मिली हैं और 2 दिन पहले हमने देखा कोयटा में सनाउल्लाह ज़हरी साहब उनकी पार्टी का हिस्सा बनते हैं, अब्दुल कादिर बलोच साहब उनकी पार्टी का हिस्सा बनते हैं, क्या उन्हें सिग्नल्स मिल रहे हैं जो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं? देखिए बिलावल साहब तो मैंने आपको कहा ना कि उनके बयान को तो मैं बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा, लेकिन मैं उसकी वजह मैंने देखें मसला ये कि मैंने आपके सामने रखा ना कि बिलावल साहब ने कहा कि एक ठोकर से इस हुकूमत को गिरा देंगे, तो ठोकर मार देना भाई। आपने कहा था कि जनवरी में ये हुकूमत नहीं होगी, तो अब तो अगस्त जो है वो आ चुका है। इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि 1 साल तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ये जरूर है कि 4 साल मुकम्मल होने पर बिल्कुल इमरान खान असम्बली तोड़ सकते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान नून लीग को संभलने का और दोबारा नया बयानिया बनाने का मुझे नहीं लगता कि मौका देंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ ऐसे नए मंसूबे ऐसे शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान का चैलेंज सिर्फ एक है, वो है महंगाई। जिस वक्त इमरान खान को ये लगा कि अब मैंने कुछ ना कुछ लोगों को रिलीफ दे दिया और लोगों को नजर आ गया, लेकिन बाकी देखें ना जो अमेरिका के हवाले से बयानात हैं, जो इस्लामोफोबिया के हवाले से इमरान खान ने बात की, उसके बाद देखें तो सही पॉपुलैरिटी बढ़ी इमरान खान की। दोबारा वो जो लोगों को एक शिकवा शिकायत है, और फिर एक सबसे बड़ा फैक्टर जिसको आप मिस कर रहे हैं वो ये है कि उस्मान बुज़दार ने हर डिस्ट्रिक्ट को जो 10 से 15 अरब का जो डेवलपमेंट पैकेज दिया है। मैं अभी अदील बड़ाई साहब होके आया साउथ पंजाब से। अब देखें हमारे लोगों का यही मसला है ना कि एक तरफ हम कहते हैं महंगाई है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो मैं मियाँ वाली गया, पिपला गया, वहां पे सड़कें सारी बनी हुई थी, लोग छलांगे मार रहे हैं, कह रहे हैं यार देखो सारी सड़कें बना दी हैं। तो ये जो और फिर क्या हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी। एक बात है, उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो सड़कें जितनी मर्जी बना लें, अच्छे काम भी कर रहे होंगे यकीनन, लेकिन वो अपनी परसेप्शन अच्छी नहीं बना सकी। ये बड़ा इनके लिए लम्हा अच्छा मैं का एक कहा जा रहा है उनकी तरफ से, देखें अपने आप को ब्रांड नहीं बना सके। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें अदील बड़ाई साहब, कल रात को कुछ दोस्तों के साथ बात हो रही थी, इस पे हमने प्रोग्राम में बात करनी है, किसी दिन बड़ी तफसील से बात करेंगे। कल एक जगह बैठे हुए तो उन्होंने कहा जी उस्मान बुज़दार बड़ा नाकाम वज़ीर आला है। मैंने कहा अच्छा मुझे आप 5 चीजें बताएं शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार की कंपेयर करके कि यार ये 5 चीजें शहबाज शरीफ जो बहुत अच्छे खादमे आला थे, बहुत अच्छे वज़ीर आला थे, वो कर रहे थे और ये नहीं कर रहे। देखें अदील बड़ाई साहब सिर्फ एक चीज आपको बताऊंगा, खबर चलती थी टीवी पे, शहबाज शरीफ साहब वहां खुद जाते थे, 1-2-4 बंदे मुअत्तल करते थे और कहते थे ये इसके ऊपर कार्रवाई करें। अब क्या होता है, कोई बंदा ट्वीट करता है, उसमें सिंपल आप अजहर मिशवानी को टैग कर दें, वो एक्शन हो जाता है। मतलब वो काम जो शहबाज शरीफ जाके करता था, वो उस्मान बुज़दार का जो फोकल पर्सन बड़ा डिजिटल मीडिया, उसको आप टैग कर दें, वो काम हो जाता है। मसला ये है, इस पे खुल के डिबेट करेंगे। आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, मुझे एक बात करने दें, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये किसी प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस पैमाने पे आप उस्मान बुज़दार को नाकाम वज़ीर आला कहते हैं और शहबाज शरीफ को कामयाब कहते हैं। और दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा, ये आपके लिए इसलिए आपको पहले जो है वो पेपर के जो सवालात हैं वो आउट कर रहा हूँ ताकि आप तैयारी अच्छी कर लें कि जब इमरान खान ये फैसला किए बैठे हैं कि उन्होंने पंजाब को इस्लामाबाद से बैठ के चलाना है, तो फिर क्यों आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उस्मान बुज़दार को बहुत बड़ा वज़ीर आला के तौर पे मॉडल आपने ये मान लिया कि यहाँ से उनको गाइड यहाँ से चलाया जा रहा है, हर फैसला यहाँ से इमरान खान साहब कर रहे हैं और कुछ और। वैसे मारिया, मैं सदीक साहब से जो है ना थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा। देखें शहबाज शरीफ साहब के कंट्रोल में थी ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो अगर कंपैरिजन किया जाए
और एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज गुजरात में वो कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही थी शहबाज शरीफ साहब के दौर में, जो अभी आप गए हैं 2-4 दिन पहले, तो वो आपको नजर नहीं आई? सदीक खान साहब, ये फिर वो एक लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन एक तासुर, एक परसेप्शन बड़ी जो है ना, वही रियलिटी फिर बन के दिखती है। बहरहाल मेरी राय ये है, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब भी अच्छा काम कर रहे होंगे यकीनन, लेकिन मेरी राय ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का जो ग्राफ था वो ज़्यादा ऊपर। मसला यह है कि आपका एक और भी मसला है ना वड़ाई साहब, आप ज़ाहिर है पहले आपके गुजरात के इर्द गिर्द भी वजारत आला रही है, तो आप अब कहाँ आपको ये चीज़ें होती हैं कि इतनी दूर चली गई है वजारत? चलिए थोड़ा सा आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक जो परसेप्शन है, जो कहा जाता है कि अगली हुकूमत उसी पार्टी की होती है जो खासकर महंगाई को कंट्रोल कर सके। तो अदील, मुझे बताएं कि आपको लगता है कि अब महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है? और 2023 के जो आम इंतखाबात, जो बकौल बिलावल भुट्टो साहब क्या पता पहले भी हो सकते हैं, तो वो क्या हम देख रहे हैं आगे पीपल्स पार्टी दोबारा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपना एक ग्राफ ऊपर लेके जा सके और वोट बैंक अपना ज्यादा कर सके और दोबारा हुकूमत बना सके? देखिए मारिया, ऐसा लगता है कि आप अगले चंक में ज़ाहिर महंगाई पे भी बात करेंगी, जिस तरह इकोनॉमी पे बात करेंगे, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा। लेकिन ये महंगाई जो है ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना भी है। आप इस वक्त देखें कि दुनिया के तमाम ममालिक में ख़ास तौर पे जो अशय खुर्दोनोश के हवाले से जो अशय ज़रूरियाँ हैं, दुनिया भर में हर मुल्क में उसकी आलमी मार्केट जो है वही फिर अफेक्ट जो है होता है। हमारी जो यहाँ की जो लोकल मार्केट है, आलमी मार्केट से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यही तेल की कीमतों के हवाले से, अगरचे तेल की कीमतें जो हैं वो गुज़श्ता 1-2 रोज़ में गिरी हैं काफ़ी। फिर अभी ये जो बिजली के हवाले से भी हम बात करेंगे। महंगाई का मुझे तो ऐसा लगता है कि एक नई लहर आने जा रही है। अच्छा। महंगाई के हवाले से हम माहिरीन से पूछेंगे भी कि ये महंगाई की जो लहर है, क्योंकि जब नेपरा का जो चेयरमैन नेपरा हैं वो ये कह रहे हैं कि अवाम की चीखें निकल जाएंगी, और जाहिर है बिजली तवानाई की जो कीमतें हैं वो ऊपर जाती हैं, तो वो उसका जो इम्पैक्ट है वो तो आता ही है। लेकिन ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद इसी के ऊपर नाज़रीन बात भी करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर इशफाक तोला साहब मौजूद होंगे, मुसम्मिल असलम साहब मौजूद होंगे। इकोनॉमी में उनसे पूछेंगे कि ये जो डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, और फिर हम ऑब्वियसली इसके नतीजे में देखेंगे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और पेट्रोल इस वक्त 120 रुपए पर पहुंच चुका हुआ है, तो ये इनका हल क्या है? किस तरीके से ये आगे हुकूमत बना सकते हैं? और जब हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के दावे हैं वो कितने दुरुस्त हैं, वो कहाँ गए? ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इशफाक अहमद तोला साहब, और हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया है मुजम्मिल असलम साहब ने। मुजम्मिल असलम साहब, आपको जाने पहले आऊंगी, मुझे ये बताइएगा, एकदम से बहुत अच्छे फिगर्स आ रहे थे और लग रहा था कि शायद अब महंगाई में भी कमी आएगी, लेकिन अचानक से फिगर्स कुछ अजीब आना शुरू हो गए हैं। और इस वक्त जो डॉलर की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पेट्रोल की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई एकदम से उसकी लहर हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। तो ये क्या वजह, अचानक से एकदम से अच्छे नंबर्स के साथ महंगाई इतनी ऊपर क्यों जा रही है? शुक्रिया मारिया। जिस तरह आप देखना चाहेंगी ना चीज, आपको उस तरह दिखेगी। अगर आप देखना चाहेंगी कि महंगी चीजें हैं तो आपको महंगाई नजर आएगी। जैसे आपने कहा कि माशी नंबर इतने अच्छे आ रहे थे तो एकदम वो बुरे कैसे हो गए। मेरे अगर आप नज़र से देखेंगी तो माशी नंबर जो हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं। जैसे कि आज ही रेमिटेंस का नंबर आया है 2.7 अरब डॉलर रेमिटेंस। मेरे ख्याल से लास्ट वीक शायद आपके साथ किया था, किसके साथ किया था, उसी दिन टैक्स का नंबर आया था। वो अशफाक तोला भाई भी साथ हैं तो वो बताएंगे कि टैक्स का नंबर भी 73 अरब रुपए अबव टैक्स टारगेट आया। एक्सपोर्ट्स का नंबर जो है वो भी जो है 17 साल का बुलंद तरीन नंबर आया। अब आपने बात की महंगाई। देखिए, पहली बात तो ये कि महंगाई से किसी को इख्तलाफ नहीं है, महंगाई है और वो अब पिंच कर रही है हर आदमी को। एक आम आदमी को भी पिंच कर रही है, एक अमीर आदमी को भी कर रही है, दरमियाने तबके को भी कर रही है। अच्छा, अब वो महंगाई में आप सिर्फ वो देख रही हैं कि जिसकी कीमत बढ़ी है। अगर किसी चीज की कीमतें गिर रही भी हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि 3 महीने पहले सब शोर करते थे चिकन की कीमत 600 रुपये हो गई, 500 रुपये हो गई। अब कराची में जिंदा मुर्गी का रेट हो गया है 160 रुपये। इसी तरीके से अंडे की कीमतें भी आप लोग बात करते थे, याद होगा आपको। अच्छा, फिर ये
चीनी, गंदम वगैरह उनकी कीमतों में इस्तेकाम आ गया। पहले जिस तरह जाते थे, 1 महीने पहले आप आटा लेते थे, फिर बाद में जाते थे में सब्जियों की कीमतें नीचे आ गई हैं। पेट्रोल एक आलमी महंगाई का मसला है। अब आप आ जाए डॉलर पे। डॉलर जो है लगभग अपने लो से 10 रुपए बढ़ा है। अच्छा, डॉलर क्यों बढ़ा है? अगर आप पस मंजर देखें तो आपके रिजर्व जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह में, तारीख की, ठीक है ना, 25 अरब डॉलर के लगभग है। ये 27 साढ़े 27 अरब डॉलर हो जाएंगे इस महीने अगर IMF से पैसे आते हैं। एक्सपोर्ट्स आपकी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे, रेमिटेंसेज आपकी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई जब सारा कुछ बुलंद तरीन सतह में, इतने आपके खजाने में डॉलर पड़े तो रुपए की कीमत क्यों गिर रही है? देखिए, रुपए की कीमत जैसे अभी इस्लामाबाद, हम तो कराची वाले सर्दी देखते ही नहीं है, सर्दियां आती नहीं है यहाँ माशाल्लाह, हम तो सर्दियों में भी टी शर्ट में घूमते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही इस्लामाबाद में सर्दी आती है तो आप लोग गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, गर्म खुराकें शुरू कर देते हैं, मेरे ख्याल से गर्म खाने, खुश्क मेवे, ये वो। अच्छा, वो क्यों करते हैं आप लोग? वो इसलिए करते हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है तो आपको कोई खुदा न खास्ता कोई मौसमी बुखार ना हो जाए और मौसम के चेंज होने के हिसाब से आप चीजें चेंज करें। अच्छा, अभी मईशत में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एक मईशत ऊपर आ रही है। ग्लोबली जो है ना महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है एकदम। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, खाने पीने की और तेल की तो मिसालें देते रहते हैं। ये जो शिप है ना जो सामान लेकर आती है, लंगर बाजार जो जहाज होता है जिसे कहते हैं, आज से 8 महीने पहले अगर कोई कंटेनर पाकिस्तान से यूरोप जा रहा था ना तो $2000 में जा रहा था। 1 महीना पहले उसका रेट था $4000, अब उसका रेट हो गया $12000। तो जब कोई चीजें जिसमें जाती हैं बाहर तो अगर उसका किराया 4 गुना हो जाए तो महंगाई, तो आलमी चेंजेस हो रही हैं। आपने देखा होगा कि करंट अकाउंट खसारा इसी वजह से हमारा जून में आ रहा है। तो स्टेट बैंक ने क्या किया, बजाय ये कि वो अपने डॉलर मार्केट में फेंकती और अपने खजाने को खाली कर देती, स्टेट बैंक ने डिमांड एंड सप्लाई पे रुपए को छोड़ दिया और उसकी फंडामेंटल वैल्यू जो आज की जो चेंजेस हैं जो आलमी तौर पे आ रही हैं महंगाई की वजह से और दूसरी चीजों की वजह से, उसको फंडामेंटल वैल्यू पे ला रहे हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से जो है रुपया और ऊपर जाए, हो सकता है कि वापस 160 से नीचे आ जाए, 156 हो जाए। पिछले साल हमने ये 2 दफा। अशफाक साहब, आप भी इतने ही होपफुल हैं जितने मुजम्मिल साहब जो हैं होपफुल हैं कि बेहतरी की तरफ चीजें जाएंगी। आप दोनों शख्सियात जो हैं वो तो उस वक्त भी बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे थे जब सब नेगेटिविटी फैला रहे थे, जो बजट के दिन थे खास तौर पे। आप इत्तेफाक करते हैं मुजम्मिल साहब से? इशफाक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखना चाहिए। हेलो, आ रही है आवाज? जी जी आ रही है, जी आ रही है, आ रही है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें अच्छी जा रही हैं, उनको अच्छा कहना चाहिए। और मेरा हमेशा आपको तरीकाकार पता है कि बात जो सच कर देनी चाहिए। टैक्स का टारगेट जैसे मुजम्मिल ने कहा कि बिल्कुल 73 अरब या 72 अरब कुछ ऊपर आया था, मगर उसकी जब एनालिसिस हम करते हैं तो उसमें आप देखें पोर्ट पे कलेक्शन ज्यादा हुई है और आपकी जो ड्यूटी, जो सेल्स टैक्स था क्रूड ऑयल पे, वो 17% हमने कर दिया, जो कि पहले रिड्यूस रेट था। और दूसरा, आपकी ड्यूटीज जो थी कस्टम ड्यूटीज, वो 5 से 10% कर दी। काफी चीजों पे टैक्सेस आए हैं और काफी रिफंड रोक लिए गए। तो मैं ये समझता हूँ अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों के रिफंड रुके हुए हैं। ऑब्वियसली ये सिर्फ इस साल नहीं रुके, पहले भी रुकते आ रहे हैं, पिछले रिजीम्स में भी रुके। मगर इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे वो जो रिफंड है हमारे पड़े हुए हैं। और पिछले 2 सालों की नेगेटिव ग्रोथ के बाद जो पिछले साल जो ग्रोथ आई थी आपकी, वो एक खुशाइंद अमल था। और मैं समझता हूँ इस तरीके से अगर ट्रेजेक्टरी रही तो ये 5300-5400 अरब पे पहुंच जाएंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट जहां तक आप कह रहे हैं, तो मेरा ये आज मैं आपको हमारी कैलकुलेशन जो हमने हमारी रिसर्च टीम ने की है कि वी विल टच बेस। अगर आपको सही मायनों में आईएमएफ से जो आपको आएगी, मेरा ख्याल है वो जो कोविड से रिलेटेड आएगी, मुझे नहीं पता ईएफएस में क्या आता है अभी आपके पास। और अगर आता भी है और तारीख की बुलंद तरीन सतह पे अगर हम देखते भी हैं रिजर्व्स को, तो मैं समझता हूँ बोरोइंग्स भी काफी बढ़ जाएंगी। इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यही है कि जी आपको सिर्फ रिजर्व ही बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, रिजर्व बढ़ रहे हैं,
और पहले भी बोरोइंग हुई थी, अब भी बोरोइंग हुई है, मगर अब बोरोइंग रिकॉर्ड सतह पे पहुंच जाएगी। अच्छा इशफाक साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से कराची कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल हब है और पाकिस्तान की मुआशी हब है, ठीक है, और उसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी अगर हम रिसेंट स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसके भी हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा? कराची के बिजनेसमैन की स्पेसिफिकली बात करूं तो वो परेशान है, उनको किस तरह से एक कह सकते हैं आप ये एक कॉन्फिडेंस में लाया जा सके, क्योंकि लोग जो पहले आ रहे थे, जो पहले इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वो भी वापस बाहर जा रहे हैं। नहीं देखिए, वो नहीं है ऐसा मसला। आपके अभी टर्फ की फैसिलिटी थी, आपने इंटरेस्ट रेट लो किए, तो टर्फ की फैसिलिटी पे आपके पास 500 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट आई, जो कि फॉरेन एलसीज की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अगर हम लोकल कंपोनेंट को देखें तो 1.2-1.3 ट्रिलियन पे ये आ जाएगी। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है तो ऑब्वियसली आपकी जीडीपी ग्रोथ आएगी, क्योंकि आपकी वैल्यू एडिशंस होंगी, आपकी काफी चीजों की एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है, प्रोवाइडेड कि आप सही प्राइसिंग करें। इस वक्त देखिए, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अगर मैं डॉलर की पैरिटी बताऊंगा तो आपकी महंगाई वैसे ही बढ़ जाएगी, और ऑलरेडी ये काफी बढ़ी हुई है महंगाई और मजीद बढ़ेगी। डॉलर की पैरिटी बढ़ाने से आपको काफी चीजों में प्रॉब्लम आएंगी और आती रहेगी। इन माय हम्बल व्यू, दो चीजों पे आपको कंट्रोल रखना है। एक्सपोर्ट बढ़ानी है आपको तो एक्सपोर्टर को आप सब्सिडी दें, और एक्सपोर्टर को ना दें, पूरी जो चेन वैल्यू चेन होती है उस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की उनको दें। एज फार एज अगर आपकी पैरेलल इकोनॉमी को मैं देखता हूँ, वो पैरेलल इकोनॉमी इतनी बड़ी है आपकी, उसमें अगर आपको इस तरीके, देखिए आप 3 साल से एमनेस्टी दे रहे हैं, आज आप फॉरेक्स रिजर्व के लिए जो बात कर रहे हैं, मुकम्मिल कर रहे हैं, और जो आज आपने पढ़ा होगा फॉरेस्ट एक्सचेंज एसोसिएशन के सदर का, कि सिर्फ एमनेस्टी की वजह से जो हाउसिंग एमनेस्टी थी, उसकी वजह से आपका जो इम्पैक्ट अब आएगा अगले साल, वो 5 से 6 बिलियन डॉलर का आ सकता है आपके रेमिटेंसेस में। तो ये एक बात थी जो कि मैं पहले भी कहता आ रहा था, अब भी कहता आ रहा हूँ, कि आपकी रेमिटेंसेस वो रेमिटेंसेस नहीं है जो आप समझते हैं। उस रेमिटेंसेस में काफी हद तक जो 111 के जो हमारे आते हैं और जो एमनेस्टी से रिलेटेड चीजें आती हैं वो भी मौजूद हैं। काफी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें तवज्जो देनी पड़ेगी, और ये बोरोइंग्स भी आपको वापस करनी है। ये मत आप भूलिएगा कि आपको मॉरिटोरियम मिल जाए G20 का, वो भी आपको रीपे करना है इस साल। अगर IMF आप पे हाथ उठाता है, और अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपकी ठीक नहीं रहती है, और अगर इस तरीके से आपकी पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो यू विल बी इन अफेक्ट। मैं समझता हूँ इस साल, मेरा ख्याल है, अगर सही मानों में हमारी टीम ने जो इवेल्युएट किया, 15 से 16 बिलियन डॉलर का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आ सकता है। और इसकी अगर कैलकुलेशन चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में मैं इसको साहब, स्टॉक मार्केट के हवाले से अशफाक साहब से बात हो रही थी। ये पिछले चंद दिनों से जब इतने अच्छे नताइज भी आ रहे हैं, इतने अच्छे वो जो समाही के नताइज आ रहे हैं, कंपनीज के प्रॉफिट में जा रही हैं, तो इसके बावजूद जो इन्वेस्टर है वो क्यों डरा हुआ है? गुज़िश्ता रोज की हालत देख लें, आज की सूरत हाल देख लें, तो क्या स्टॉक मार्केट में क्या इन्वेस्टर की दिलचस्पी अब नहीं है अभी इस वक्त? बात नहीं है। देखें, स्टॉक मार्केट पिछले साल 37% बढ़ी, और स्टॉक मार्केट जो है ना आगे के 6 महीने साल देखती है, और स्टॉक मार्केट इस वक्त जो है थोड़ी सी मोहतात हो गई है। जैसे करंट अकाउंट के नंबर आए, आप लोगों ने कहा डॉलर के नंबर आए, अभी अशफाक भाई ने बताया कि वो जो फॉरेक्स एसोसिएशन के वो साहब जो है 4 दिन से बोल रहे हैं कि जी एमनेस्टी का पैसा आ रहा है, और वो तो कह रहे थे कि जुलाई में भी रेमिटेंस नहीं आई, तो आज 2.7 बिलियन डॉलर का नंबर आ गया, सेकंड हाईएस्ट नंबर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मंथली आया है, ठीक है ना। तो फिर अफगानिस्तान से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं लोग कि जी वो यूएस, तो मार्केट जो है ना इस वक्त है वेट एंड सी अप्रोच पे, और मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई मंदी है, मार्केट में एक्टिविटी का स्लो डाउन है। और हमेशा से मैं उस दिन देख रहा था कि अगस्त का महीना पिछले 10 सालों में 7 दफा मनफी में रहा है। तो एक होता है ना कि एक महीना कोई होता है जिसमें थोड़ी सी लल एक्टिविटीज होती हैं, तो कुछ इसी तरीके से चीजें हैं। फंडामेंटली मैं अब जो अशफाक भाई ने बात की 16 अरब डॉलर की करंट अकाउंट की, अब अगर इस तरह की बात इतने बड़े आदमी से होगी तो वाकई में लोग जो है ना परेशान होंगे। मैं ये समझता हूँ स्टेट बैंक ने 6 से 7 अरब डॉलर की बात की है, ये 5 अरब डॉलर भी नहीं होगा। पिछले साल भी ऐसी बातें लोग करते थे कि रेमिटेंस आधी हो जाएगी, पिछले साल ऐसी बातें करते थे एक्सपोर्ट आधी हो जाएगी जब कोविड आया था, पिछले साल ऐसी बातें करते थे कि लोग 1% जीडीपी ग्रोथ आएगी, वो तमाम पिछले साल यही बातें करते थे कि लोग 4700 अरब रुपए टैक्स नहीं कलेक्ट होगा। वो तमाम की तमाम बातें जो है ना गलत हुई हैं।
तो हम बहुत जल्दी एज्यूम करने लग जाते हैं चीजें। अभी $75 ऑयल से एकदम 66 मुझे फिर ये बताइएगा, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि मैक्रो लेवल पर तो चीजें सही हो रही है, लेकिन माइक्रो लेवल की अगर हम बात करें तो वहां पर चीजें दुरुस्त नहीं है। जैसे कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, गुर्बत हो गई। फिर गलती कहां पर कर रहे हैं, गलती कहां पर हो रही है? बात गलती की नहीं होती। बात जैसे मैंने आपको ये कहा कि जैसे आपने स्टार्ट किया था मारिया, आपने कहा था पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। मैंने आपको 4 चीजों की कीमतें बताई कि नीचे भी हुई हैं। एक्चुअली हम जो है ना बाय नेचर नेगेटिव न्यूज को जो है ना जितनी माइलेज देते हैं, पॉजिटिव न्यूज को उतना ही जो है ना कारपेट के नीचे डाल देते हैं। ठीक। तो अगर आप चीजों को बैलेंस आउट करके देखेंगे ना, मैंने आपको क्या कहा, हर एक का अपना लेंस है देखने का, और मेरा लेंस ये दिखाता है। अभी देखें, एक बात आप लिख लें, 1998, 2008 और 2018 हर 10 साल के बाद क्राइसिस बनता है पाकिस्तान में। ठीक है, अभी हम वो क्राइसिस से निकले हैं। इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑल टाइम हाई रिजर्व से कि 6 महीने बाद आपकी मईशत बैठ जाएगी। इसको बिठाने के लिए भी आपको कई साल लगेंगे। अभी तो आप जो है ना ऑन दी अपसाइड, ऑन द हायर साइड की राइट पे हैं, और अभी इसको एंजॉय करें। उसमें चैलेंजेस आते रहेंगे, 19-20, एक दिन बारिश होगी, एक दिन धूप होगी, एक दिन बादल आएंगे। ठीक है ना? ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप योर सेंटिमेंट इंटैक्ट। दिस इज द थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक नंबर को उठा के उसके पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं वो बहुत बुरा हो गया। मेरी नजर में ब्रेक का टाइम हुआ है मुजम्मिल साहब, ब्रेक का टाइम हुआ है। बहुत शुक्रिया इशफाक सर हमको अपना टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे कि आखिर जो 2 साल रह गए, आगे जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ऐसे कौन से 3-4 फैसले हैं या ऐसे कौन से 2-4 काम हैं जो कि पीटीआई अगर करती है तो आगे इलेक्शंस में उनके लिए बेहतरी होगी या दोबारा से अपनी हुकूमत बना सकते हैं? कौन से ऐसे फैसले जो आवाम के लिए अहम हो सकते हैं? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में माहिर माशियात मुजम्मिल असलम साहब मौजूद है। मुजम्मिल साहब, आपको जाने पाऊंगी, बहुत डिटेल्ड हमने ब्रेक में जाने से पहले इस तमाम इश्यूज पर डिस्कशन की है, लेकिन द पॉइंट इज कि अब आगे क्या करना है? अब आगे जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं और देखा यही जाता है किसकी कारकर्दगी कितनी है। तो एक मेजर जो फैक्टर है जिसके ऊपर अवाम ये फैसला करती है, महंगाई का है। तो आगे 2 सालों में हम क्या एक्सपेक्ट करें या आप क्या सजेशन देंगे कि हुकूमत वो 2-4 फैसले, 2-4 काम करे जिसकी बदौलत वो आगे हुकूमत बना सके? क्योंकि मुजम्मिल साहब, क्योंकि जो माजी की हुकूमतें थी इंटरनेशनल, मुजम्मिल साहब मारिया ये पूछ रही हैं कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, जिस तरह आपने बताया कि जो आलमी मार्केट है उसके ये डायनामिक्स हैं, ये उसकी ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो अफेक्ट करती है हमें भी, लेकिन अवाम को भी तो कुछ दिखाना है ना। माजी की हुकूमतें तो मुजम्मिल साहब ये किया करती थी, सब्सिडी जोंकती थी कर्जे ले लेके, लेकिन अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कौन कितने कर्जे ले रहा है, और सब्सिडी में उनको चाहिए रिलीफ। तो ये रिलीफ जब पास ऑन नहीं करेंगे अवाम को, तो 2023 में कैसे अवाम के पास जाएंगे? मुजम्मिल साहब को हमारी आवाज नहीं आ रही। वैसे मैं अदील आप जाने पाऊंगी, मुझे ये बताइएगा कि बहुत टफ फैसले भी कर रही है पीटीआई की हुकूमत ताकि एक रिलीफ दिया जा सके, कहीं ना कहीं सब्सिडी भी जो आप बात करें वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है अब इस तरह किन किन चीजों को फोकस रखना चाहिए ताकि आगे जाकर जनरल इलेक्शंस में उस पर वो बात भी कर सके और अवाम से वो वोट भी ले सके? देखें मारिया, जिस तरह मुजम्मिल साहब से भी मैं बात कर रहा था ना, उनसे ये सवाल पूछ रहा था, देखें अवाम को इस चीज से फिर कोई गर्ज नहीं होता। जिस तरह ये नंबर्स भी आए ना, अच्छी बात है, ये एक माहौल बनता है। और जिस तरह वो मुजम्मिल साहब बात किया करते हैं जी के वो हाथ तो आम आदमी के इस्तेमाल हो रहे होते हैं जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुलती है, ओवरऑल पूरी मार्केट का जो इम्पैक्ट है, तो अवाम को कुछ ना कुछ दिखाने के लिए तो करना है। माजी की हुकूमतें क्या करती थी, या इसहाक डार साहब के दौर में क्या होता था कि कर्जे लेकर जो है वो सब्सिडी दे दी जाती थी, तो वो सब्सिडी जो है वो उन लोगों को भी मिल रही होती थी जो इसके मुस्तहिक नहीं होते। यही तो मसला है, यही तो अब ये बिजली के मामले में भी ये करने जा रहे हैं, जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, लेकिन अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं होता। तो एक दिखावा जो है वो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब मुजम्मिल साहब से भी हम ये पूछेंगे अगर मुजम्मिल साहब हमारे साथ हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूं, आपने ये जो ब्रेक पे जाने से पहले भी कहा था कि 2023 के इलेक्शन में जाने से पहले ऐसा क्या इन्हें करना होगा। देखें, एक चीज़ ऐसी है हमारी,
जो ऑब्जर्व किया, बल्कि दो की अगर हम बात कर लेते हैं। एक एहसास प्रोग्राम जो है ये आम आदमी से रिलेटेड है, और आम आदमी को अगर उससे रिलीफ मुंतकिल हो रहा है और उसको बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज किया जा रहा है। सानिया जो है, सानिया नश्तर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वजीर आजम हमेशा खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। ये देखें, वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का वो एक प्रोजेक्ट है जो नजर भी आता है। दूसरा जो काम है वो हर शहरी से मुतल्लिक है, और वो तो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसा हेल्थ का सिस्टम जो कि इंश्योरेंस बेस्ड है, जो हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, और हेल्थ कार्ड अगर ये वाकई 2023 से पहले दे देते हैं, वैसे हम तफसीलन किसी प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे कि उसका वाकई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंपैक्ट भी आएगा, क्योंकि उसमें अमीर गरीब तमाम तबकों के लिए वो हेल्थ कार्ड सबको एक हेल्थ के हवाले से रिलीफ मिलेगा। मुजम्मिल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मुजम्मिल साहब, मैं आपसे सवाल करी थी कि 2-4 कौन से ऐसे फैसले करने पड़ेंगे पीटीआई की हुकूमत को, क्योंकि जो हुआ वो हो गया, लेकिन आगे जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, और अगर हुकूमत बनानी है दोबारा या आवाम की तरफ दोबारा वापस जाना है, तो कौन से 2-4 ऐसे फैसले हैं, तो कौन से 2-4 ऐसे काम हैं जो करना अभी जरूरी है आपके ख्याल में? देखिए मारिया, सबसे पहले तो इस हुकूमत को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जो भी पॉलिसी हो वो इलेक्शन जीतने के लिए ना हो। ठीक, ये हरकत मुशर्रफ साहब ने की, ये हरकत पीपल्स पार्टी ने की, ये हरकत मुस्लिम लीग नून ने की। इन सारों ने अपने आखिरी के 2 सालों में ये कोशिश की, और उन्होंने एक चीज होती है ना आर्टिफिशियल, जिसे उर्दू में मसनूई कहते हैं, कोई चीज भी मसनूई, अगर कोई आप मतलब आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है कि एकदम इलेक्शन से 15 दिन पहले आके सड़कें बनाना शुरू कर दें, आपको वोट मिल जाएगा, ठीक है ना, या एकदम जो है मेट्रो ट्रेन का ऐलान कर दें, 5 साल तक कुछ नहीं किया, उसके बाद मेट्रो का ऐलान कर दें, और उसके बाद कहेंगे देखें हमने आपके लिए मेट्रो बना दी। ठीक है, अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम देखती है कि उसके साथ कंसिस्टेंट बिहेवियर किया है। मतलब अभी अदील, अपनी मिसाल ले लें, आप अपनी मिसाल ले लें, एक आदमी आपसे जो है पूरा वक्त उसका सलूक अच्छा ना हो, और उसको जब कोई काम निकालना हो तो एकदम वो आपसे मीठी मीठी बातें करने लग जाए, तो इंसान को पता लग जाता है ना कि ये टोपी ड्रामा हो रहा है, मैं वर्ड यूज करूं जरा आम सा, ठीक है ना। तो पहला काम तो ये करना है कि दे हैव टू कीप जो है ना आर्टिफिशियल नहीं जेन्युइन रहना है। जब जेन्युइन रहेंगे ना तो मुल्क का, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि खसारा वो कंट्रोल में रहेगा, आपके जो है ना खजाने के लेवल ऊपर रहेंगे, और तमाम चीजें बेहतर रहेंगी। ये तीनों ने ये हरकत की थी, जाते जाते इन्होंने खजाने का बेड़ा गर्क कर दिया था, इन्होंने जो है पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। जैसे ही नई हुकूमत आई उसको IMF प्रोग्राम में जाना पड़ गया, उसको सब फैसले करने पड़ गए। ये तो नंबर 1 चीज करनी होगी। दूसरी चीज इन्हें ये करनी होगी कि बजाय लोगों की जेबों में जाके पैसे डालें आर्टिफिशियल, जैसे मैंने कहा, बजाय ये सड़कें बना के खुश करें, ये करें, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ाएं। और लोगों की कुव्वत खरीद कैसे बढ़ेगी? अगर उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, उनके कारोबार में रेल फेल आएगी, या जो है उनकी जो है आमदनी में इजाफा होगा, ठीक है ना। अब उसके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जिससे अवाम ज्यादा से ज्यादा खुल के कारोबार करे। माजरत के साथ अशफाक तोला साहब रिफंड करके गए थे, पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट रिजर्व वो जो है ना रिफंड 251 अरब रुपए जो है ये पिछले साल मिला है। वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रिफंड की बात करके चले गए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आम आदमी को, और ये मैं देख रहा हूं पिछले 6 महीने से आम आदमी जो है उसकी ओपिनियन इस हुकूमत पे चेंज हो रही है रोजगार से मुतल्लिक, चाहे वो खेती बाड़ी करने वाला हो, चाहे वो जो है छोटे कारखाने वाला हो, चाहे वो बड़े कारखाने वाला हो, तो और चाहे वो एक्सपोर्टर्स हो। ये मेंटेन करना है। अगर ये मेंटेन कर लिया इन्होंने, अगर ये उल्टी पटरी में चले गए, MNS को 20-20, 50-50 करोड़ दे दिए, जाओ सड़क बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तो उससे ये इलेक्शन नहीं। शॉर्ट अगर मैं आपकी बात को पूरा, एक तो बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल साहब, प्रोग्राम के ऊपर टाइम दिया। मुजम्मिल साहब बैठ देन यही कहते हैं, एक तो आर्टिफिशियल नहीं रहना, जो भी चीजें हैं वो जेन्युइनली करनी है। सेकंड, कुव्वत खरीद को बढ़ाना है, आवाम के लिए वो पॉलिसीज बनानी है जिससे अभी नहीं, अगर शॉर्ट टर्म पेन है तो आगे जाकर चीजें बेटर हो सके। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।